की आमद है कि रन कांप रहा है, कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। रन तो एक तरफ चल के कांप रहा है। महाराष्ट्र के मुसलमानों के हकीकी लीडर, हकीकी नुमाइंदा, मजदूरों का साथी, मजबूरों का साथी आसिफ शेख रशीद साहब औरंगाबाद शहर में तशरीफ ला चुके हैं। पुरजोर तालियों में उनका इस्तेकबाल करें। आसिफ शेख रशीद साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी जिंदाबाद। आसिफ साहब आगे बढ़ो। इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी जिंदाबाद। आसिफ साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सॉन्ग लगाओ। कुर्सियाँ लगाई हुई है। स्टेज के सामने जितने भी लोग खड़े हैं, नांदेड़ से आए हुए हैं, वो आसिफ शेख रशीद साहब का इस्तेकबाल करेंगे। जल्दी जल्दी से आ जाए। इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी जिंदाबाद, इस्लाम पार्टी आराम से आराम से। हमारी बहन अली जनाब मोहतरमा खान नहरुल साहिबा वो तमाम स्टेज पे बैठे हुए लोग, अस्सलाम वालेकुम। अजीज साथियों और दोस्तों, सबसे अहम और सबसे जरूरी बात यह है कि मुल्क हिंदुस्तान में और इस महाराष्ट्र में सियासी तौर पर अगर किसी को पसंद न करने की साजिश रची जा रही है, हमको समाजी धारा से दूर करने की कोशिश की जा रही है, तो खास तौर से विशेष करके मुस्लिम समाज के लोगों को की जा रही है। और हमारे जितने मसाइल हैं, जिन मसालों से मुस्लिम समाज दो चार है, चाहे वो उत्तर प्रदेश रियासत का हो, या वो बंगाल की रियासत का हो, वो आसाम की रियासत का हो, या गुजरात की रियासत का हो, या महाराष्ट्र का हो, हम जिन मसाइलों से परेशान हैं वो तमाम मसाइल हमारे सियासी मसाइल हैं। और जब राजनीतिक मसाइल हमारे हैं, राजनीतिक परेशानियां हैं और सियासी मसाइलों से हम परेशान हैं, तो इसका हल कायम है। अगर सियासी परेशानी है तो सियासी परेशानी का हल कायम है। मेरे बुजुर्गों, अजीज साथियों और दोस्तों, इस परेशानी का हल भी सियासत में ही है। लेकिन देखना यह है कि इस सियासी हालात को देखते हुए, इन सियासी बहरान को देखते हुए हमारे नौजवान सियासी तौर पे कितने बेदार है, हमारे बुजुर्ग सियासी तौर पे कितने बेदार है, और हमारी माँ बहन बेटियां सियासी तौर पे कितनी बेदार है। तो आज सबसे ज्यादा इस मुल्क में अगर किसी कौम को सियासी तौर पे बेदार होने की जरूरत है तो सिर्फ उम्मत मुस्लिमा को है। क्यों? तो हर समाज के पास उसकी अपनी क़यादत है, हर समाज के पास उसकी अपनी लीडरशिप है। अगर लीडरशिप के यतीम यसीर अगर कोई है तो सिर्फ मुस्लिम समाज है। और आज जिस तरह की सियासत चली जा रही है, जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत इस भारतवर्ष में यानी कि हिंदुस्तान में आई है, तो मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की सियासत चली जा रही है। हर जावे से मुसलमानों को काटने की कोशिश की जा रही है। ऐसे हालात से टकराने वाले क़यादतों की जरूरत इस वक्त मोहम्मद मुस्लिमा को है। ऐसे हालात से भिड़ जाने वाले आपके जाले सियासतदानों की आपको जरूरत है। और इन बहरान को, ऐसे हालात को देखते हुए लच्छेदार बातों में हम भी आए। कौम और इस्लाम के नाम पर हमको भी गुमराह किया गया। हमारे भी कानों को वो आवाजें दी कि हमको लगा कि वाकई में अब इनसे बड़ा बेहतर कोई कायद ही नहीं हो सकता। लेकिन नतीजा क्या निकला? बड़े मायूस होकर रह गए हम, जिनके हाथ में हमने शहर की क़यादत दी थी। आप इत्तेहाद के नाम पर तो मुसलमानों को जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन बड़ा अफसोस की बात है कि आप सिर्फ तना बादशाह बन के बैठने की कोशिश करते हैं और सफ़े हस्ती से मुस्लिम समाज की क़यादत को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। सियासत का यह मियार, क्यों? तो यह मियार इसलिए आपके हाथ में आया है कि आपने कभी सियासत पर समाज में काम ही नहीं किया। आपको जो कुछ मिला तो सब ऐसा मिल गया।
पैराशूट से आप आए, आमदार बन गए, माँ बहनों ने दुआई दी, आप खासदार बन गए। हकीकत क्या है? किन दुश्मनों से अगर कोई मेहनत जद्दोजहद करके कारपोरेटर बनता, कभी एक कारपोरेटर से पूछो कभी इस कारपोरेटर से कि कितनी मेहनत और जतन करने के बाद कोई कारपोरेटर बनता है। आपको तो आयता आमदार बनाया गया था, आपको तो आयता खासदार बनाया गया था, और नतीजा क्या निकला? घंटा निकला, घंटा। सिर्फ जज्बाती बातें की गई, सिर्फ लक्ष्यदार बातें की गई, और पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान करके नफरतों को बढ़ाया गया। आज हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को जो परेशानी आज उठानी पड़ रही है, सिर्फ इनकी बदौलत उठानी पड़ रही है, जिन्होंने पूरे मुल्क में हिंदू मुसलमान करके परेशान करके। अगर ये हिंदू मुसलमान की खाई को अगर कोई कम करेगा तो इस्लाम पार्टी के बानी जनाब हमारे आसिफ साहब करेंगे और हमारे जियाले करेंगे। ये काम करना पड़ेगा भाई सियासी तौर पर। अगर आप सियासी तौर पर कुछ काम करना चाहते हैं तो तमाम समाजों को लेकर चलेंगे, तभी सियासत होगी। तमाम समाजों को लेकर चलने के बाद ही सियासत होगी। मैं बड़े फख्र के साथ ये बात कहूंगा कि सियासी तौर पर मुसलमानों का बहुत बड़ा सियासी इत्याद इस शहर के अंदर है। मुसलमानों के सियासी इत्याद ने 40 साल के बाद यहां पर खासदार चुन के दिया है। कोई बालखा को चुन के नहीं दिया, मुसलमानों के इत्तेहाद ने चुन के दिया, दलित भाइयों के इत्तेहाद ने चुन के दिया। लेकिन हमें एहसान फरामोश, हम तो ओहदा हासिल कर ले, एहसान फराशी में गुम है हम। और आप जो है तो तानाशाह बन के, बादशाह बन के बैठे हुए। बादशाह मेरे खिलाफ किसी ने कुछ बोलना नहीं, मैंने जो फरमान जारी कर दिया बस उसको सबने मान लेना। ये चलाऊंगा आपके जमाने के अंदर, शहर के अंदर अब ये दादागिरी तुम्हारी और ये इजारादारी चलन देने वाले नहीं हम, ये बिल्कुल नहीं चलन देने वाले हम। अभी का जो इलेक्शन हुए, और मेरे को आप एक बात बताइए, जो जमात इत्तेहाद के नाम पे मुसलमानों को यकजा करके बड़े बुलंद दावे कर रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर बची कुछ साख अगर कहे तो सिर्फ औरंगाबाद के अंदर है। आज उनकी कुव्वत और ताकत अगर कहे तो सिर्फ औरंगाबाद के अंदर है। क्यों? तो मेरे को ऐसा लगता है कि औरंगाबाद के मासूम नौजवानों को, मासूम हमारे बुजुर्गों को, हमारे लोगों, हमारी माँ बहनों को गुमराह कर दिया गया। औरंगाबाद से बाहर हट जाओ तो कहीं भी नहीं है, टाटा फिश है। अब औरंगाबाद के अंदर जो उनका कार्यक्रम है, इनके कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम लगाने के लिए इस्लाम पार्टी आई कि सौदे किए जा रहे हैं, हर चीज की कीमत वसूली की जा रही है, मासूम मुसलमान इत्तेहाद के नाम पे वोट दे रहा है, और बादशाह और तानाशाह सौदागर और व्यापारी बन के बैठा हुआ है। मेरे को एक बात बताइए, आप इस शहर के अंदर वो सियासत चलने की कोशिश की जा रही है कि अगर रफत यार खान इस शहर की पुरानी इनकी पुरानी पीढ़ी यहाँ पर है, इस शहर के खदीमी लोग हैं, अबुल आशिक साहब जो है शहर के खदीमी लोग हैं, हमारा खुद का परिवार शहर का खदीमी लोग है, इस शहर का जितने खदीमी लोग हैं, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं, बताओ मेरे को कौन उनके साथ में है? बताओ मेरे को किसको उन्होंने सियासत में आगे आने दिए? बताओ किसको साथ लेके चलने की कोशिश करे? अगर रफत यार खान को शहर के लोग चाह रहे तो उनको बाजू हटाने की कोशिश की जा रही है। अबुल हसन खान जैसे नौजवान को लोग चाहने की कोशिश कर रहे तो बाजू हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि शहर के जितने नामचीन लोग हैं, जिनका असर रसूख है, उनके असर रसूख को खत्म करके एक बाल का सामने आके अपने आप को तानाशाह बताना चाह रहा है कि ऐसी सियासत को शहर में चलने देंगे? अगर कोई सियासी मुसलमानों के इत्तेहाद को कैश करा रहा है, सियासी मुसलमानों के इत्तेहाद को रोज बेच रहा है, और हमारा मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला तो बीजेपी से है ना, हमारा मुकाबला तो बीजेपी से है ना। आपके मुंह से तो कभी उसका एक लफ्ज नहीं निकलता, और अगर देखो तो बगल की जबरदस्ती जाकर अगर किसको छिपा करोगे बीजेपी वालों के गोदे में गिर रहे। ये चक्कर क्या है? ये माजरा क्या है? तो देखिए, कहने का मतलब मेरा साफ है कि हम सियासी तौर पर बहुत बहरान और परेशान हैं, लेकिन ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि हमको एक मौका मिला, और महाराष्ट्र की सरजमीन से एक शेर महाराष्ट्र निकला है जिसका नाम है शेख आसिफ साहब। अजा हो रही है, अजा के बाद करते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 13% मुसलमान बसते हैं। महाराष्ट्र के अंदर 13% मुसलमान बसते हैं, और 13% मुसलमान
इस कौन कौन से गोशे में रहते हैं, इस सरजमीन के कायद को मालूम रहेगा क्या कोई बाहर से आए हुए पार्सलों को मालूम रहेगा? तो महाराष्ट्र की क़यादत जो मालेगांव से उठी है, इसने एक बेहतरीन आवाज बुलंद की इस्लाम पार्टी के नाम पे, जिसको सरजमीन की सियासी हालात पूरे मालूम है और पता है उनको कि खानदेश के मुसलमानों के क्या हालात है, जिसको पता है कि विदर्भ के मुसलमानों के क्या हालात है, जिसको पता है कि मराठवाड़ा में बसने वाले मुसलमानों के और दलितों के क्या हालात है, जिसको मालूम है कि कोकत की तरफ बसने वाले मुसलमानों के कस्बात के क्या हालात है। तो इन हालत की क़यादत अगर कोई कर सकता है तो शेख आसिफ साहब ही कर सकते हैं। और शेख आसिफ साहब के हाथों को इसलिए मजबूत करना है कि उनके वालिद साहब को बाद 2 बार के अंदर रहे, खुद हमारे साथ 2 बार महापौर रहे, 1 बार ये खुद MLA रहे हैं। और मुसलमानों को पसमानदगी को देखते हुए मालेगांव से लेकर तो मुंबई तक का सफर पैदल अगर रिजर्वेशन के लिए किसी ने किया है तो सिर्फ शेख आसिफ साहब ने किया है, पैदल सफर किया है। वरना नौटंकी और इवेंट और गाड़ियों के अंदर जाके काफिला जाना और नकली बातें करके वापस आने वाले मंजर भी आपने देखे होंगे, हम उसमें मौजूद थे। हम भी वो कलाकारी के अंदर, उस अदाकारी के अंदर, उस नौटंकी के अंदर हम मौजूद थे। इसलिए सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें की जा रही, कह रहे कि अगर तुम में हिम्मत है औरंगाबाद का नाम बदल के बताओ। अरे बदल लिया तो तुमने क्या कर लिए, क्या कर लिया बदल गया तो? देखिए एक सबसे बड़ा एक काम था शहर के अंदर कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख यहाँ पर ये खुलदाबाद के आगे लाने के लिए मंजूरी दी और किसी वजह से फिरका परस्त खासदार था, उसने उस काम का विरोध कर दिया, वो काम हो नहीं सका। ठीक है, किसी वजह से ज़ेर इल्तिमाम पड़ा था। 40 साल के बाद आप चुन के आए थे ना, लोगों ने बड़े बहुत काबिल है, हमने भी झूठा बातें करे, बहुत काबिल है बोले हमने भी, और मिला क्या? वो इदारा भी काबिल नहीं हो सकता। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यूनिट यहाँ पर अगर चालू हो जाता तो कई हमारे नौजवान, कई हमारी बहन बेटियां तालीम से आरास्ता हो जाते थे, तालीम माहौल बना रहता था, लेकिन किसी को फिक्र ही नहीं। और दावे तो ऐसे किए जाते हैं, फिल्म के डायरेक्ट डिलीवरी तो ऐसी मारी जाती कि ऐसा लगता कल पूरे हालात बदलने वाले, ऐसी जोरों शोर से इश्क उठाया जाता। क्या कहा था अभी कारपोरेशन के इलेक्शन में, चुन के जैसे आएंगे हमारे कारपोरेटर, शहर के अंदर एक भी दारू की दुकान नहीं चलेंगी। कहे थे कि नहीं कहे थे? कहे थे कि नहीं कहे थे? तो फिर इनका काम क्या था? कारपोरेशन की सभागृह में अगर पहला एजेंडा मीटिंग के अंदर कोई आया तो कौन सा आना चाहिए था कि शहर के अंदर दारू की बोतल नहीं बिकी। लाए क्या? हफ्ते चालू हो गए, धंधे चालू हो गए, दारू धड़ल्ले से बिक्री, धंधे चालू हो गए। तो गुटखे की बात, गुटखे का कितनी जोरों से उठाएगा? शहर में गुटखा नहीं चलेगा, शहर में गुटखे। अरे भैया टर्बो से पकड़ा गया, कभी एक लफ्ज इनके मुंह से सुने क्या? तो देखिए ये जो ना ये बॉटल में का वो सोडा है, इतनी जोर से जम मारता, ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा ताकतवर अब कोई सोडा है ही नहीं। और जब ठंडा हो जाता तो कितना भी लो फिर नहीं उठता हो, उठने का नाम नहीं लेता। तो सिर्फ पोखल आता है। और इन बातों पे जाओ मत। आपके सामने जो लोग बैठे हुए और जितने भी आंदोलन चले, जितने भी तहरीकी चले, हमने चलाए हुए गुस्ताखे रसूल नसीर में तस्लीम को किसने भगाया था? तो हमारे ही बलबूते के ऊपर भगाया गया, हमारे ही बलबूते भगाया। इस्तेमाल कर लेता फिर आप कंटिन्यू करो। कुछ शेर बोलकर उनका तो हमारे इस्लाम पार्टी के बानी जनाब शेख आसिफ साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैंने जितनी बातें की और बहुत मौके मिलेंगे इलेक्शन के मौके के अंदर, और इनकी सारी खलाया खोली जाएंगी, क्या क्या इन्होंने किया सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कहाँ काम तबाह हुए ये भी बताया जाएगा। लेकिन मुसलमानों को सियासी तौर पर मुत्तहद होना है और सियासी क़ुव्वत और ताकत अगर किसी को बख्शना है तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पार्टी को बख्शना है। अजीज साथियों दोस्तों, ये तंशन ख्यालात आपके सामने पेश किया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बड़ी खुशी और मसरत का मौका है कि ये औरंगाबाद शहर के लिए बड़ी खुशी की और बड़ी मसरत की बात है कि आज औरंगाबाद की तारीख में सियासी शुरुआत, सियासी इनकलाब एक ऐसे नाम से हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह
कि जो आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने जन्नत में बनाया था और जो दीन हमारे लिए अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया था वो दीन इस्लाम था। और अल्लाह के करम से वो दीन के नाम की वजह से आज इत्तेफाक कहो कि आप इसको अल्लाह की मसलहत कहो कि आज अल्लाह ताला ने शॉर्ट फॉर्म में क्यों नहीं होता, लेकिन इस पार्टी का नाम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम पार्टी रखा है और आज उसकी बुनियाद रखी जा रही है। उसकी पोस्टिंग्स यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन आसिफ भाई के हाथों से है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर आप देखो, ये हिम्मत और जोश की बात है कि अगर आप ये देखो अपनी आंखों से कि कयामत आ रही है। क्या कहा कि आप अगर ये देखो अपनी आंखों से कयामत आ रही है और कयामत के मंजर को आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में अगर कोई पौधा है तो उस कयामत के मंजर से नाउमीद मत हो, बल्कि उस कयामत को आने दो, लेकिन इस जमीन पर उस पौधे को लगा दो। ये मैसेज हमारे को दिया गया है। मतलब इसके अंदर उम्मीद और उमंग बताई गई है। जब हम देख रहे हैं आज हिंदुस्तान के अंदर कि सारी सियासी जमातें दम तोड़ रही है, अपने बड़े बड़े लीडर खत्म हो गए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज औरंगाबाद की ये वो सरजमीन है कि इतने खतरनाक माहौल में जबकि उद्धव ठाकरे को तोड़ दिया गया, जबकि अजीत दादा के साथ क्या हुआ आपने देख लिया गया, बड़े बड़े लीडर तोड़ दिए गए, लेकिन हमारे आसिफ शेख साहब ऐसे खतरनाक माहौल में एक उम्मीद की किरण लेकर हमारे रफत यार खान, अबुल हसन हाशमी, आरिफ हुसैनी इस नाउमीदी के माहौल में एक जो है उम्मीद की किरण लेकर अपने पौधे को लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, कभी भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नाउमीदी कुफ्र है, नाउमीदी कुफ्र है, तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें इस बात का आज़्म करना चाहिए कि किसी ने धोखा दे दिया, नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगा दिए, लोगों को एक कर लिया, हाँ अल्लाह और रसूल की बातें कर ली, औलिया अल्लाह की बातें कर ली, खाने काबा का नाम ले लिया और इस मासूम कौम को अल्लाह और रसूल के नाम पर धोखा दे दिया। लेकिन ये वो कौम है जब उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर एक हुआ और तुम पर भरोसा किया कि नहीं ये तो ईमान वाले हैं, उनको क्या पता था कि इस कलमे का इस्तेमाल तुम दज्जाल के लिए कर रहे हो, धोखा देने के लिए कर रहे हो, तुम दज्जाली लोग हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे जब रफत यार खान मिले, अबुल हसन हाशमी साहब मुझसे मिले, तो मुझसे कहा उन्होंने कि आपने 3 इलेक्शन लड़े और आप तीनों इलेक्शन में अपक्ष में अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड पर रहे। इससे पहले आरिफ कॉलोनी से जब एमआईएम चुनकर आई, तो जब मैंने भी इलेक्शन लड़ा 250 वोटों से मेरी सीट जो है गई। तो जब ये लोग मिले तो मैंने कहा देखो सियासत एक अलग चीज़ है। हम तो बहुत दिनों से मैंने कहा कि मैं ये काम करता ही हूँ, क्योंकि हमको सियासत नहीं बल्कि समाज सेवा करना है, और समाज सेवा करने के लिए मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस इरादे को लेकर आगे चलते हैं और इस बात को अगर आगे लेकर चलते हैं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मरने तक नाउम्मीद नहीं, हम वापस से एक बार अपनी मेहनतों को शुरू करेंगे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा हाशमी अबुलाला हाशमी तुम तो 2 इलेक्शन हार गए, 3 इलेक्शन हार गए और उसमें तीनों में तुम सेकेंड हो गए। तो मैंने उनसे कहा अच्छा तुम ये बात इसलिए करते हो कि तुम हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हो। तो मैंने उनको कहा अल्हम्दुलिल्लाह ये अबुलाला हाशमी वो शख्स है जब कोई समाजी काम नहीं करता था। जब मैंने आरिफ कॉलोनी में आप जाके पूछो, किसी भी घर को पूछो, एक घर वहाँ पर ऐसा नहीं छूटा कि जिसका डोल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम नहीं किया। लेकिन इनके जज्बाती नारे घोषले, जबकि हमने उनसे भी कहा था कि चलो सारी कौम एक जगह है तो हमको भी टिकट दे दो,
हमसे वादा किया गया और क्या कहा हमसे कि तुम तो अपने हैं, अपने तो अपने हैं, और 10 बजे तक टिकट दे रहे हो फॉर्म भरने के आखिरी टाइम तक। तो मैंने कहा अगर कोई ईमानदार लोग होते तो वो कहते थे अब्दुल्ला हाशमी हम आपको टिकट नहीं देंगे, 1 महीना पहले आप अपना अपना देख लो। ये होती है ईमानदारी। लेकिन बेईमानी क्या है, फॉर्म भरने के 11 बजे तक आपको टिकट दिया जा रहा। तो फिर मैंने रफत यार खान से कहा कि बिल्कुल आप शुरुआत करो, नाउम्मीदी कुफ्र है, और एक दिन इंशाल्लाह आएगा कि सच्चाई और हक और सच रहेगा। और एक बात मैं बताता हूँ, मैं ये बात हमारे देवेंद्र जी फडणवीस साहब को बताना चाहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि देवेंद्र जी फडणवीस, हम तो इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, हम इस मुल्क में अमन और भाईचारा चाहते हैं, हम इस मुल्क और इस महाराष्ट्र में कानून की बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग यहाँ पर प्यार और मोहब्बत और अमन से रहे। इस्लाम पार्टी का भी यही मकसद है। क्यों? क्योंकि हमारे पास भी यही तालीमात है कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं। उस नाते से जाति वगैरह हमारे पास भेद नहीं, और जो सही तालीमात है दुनिया में एक दिन वही तालीमात जो है आम होने वाली है, लोग मानने वाले हैं, उसी पे ईमान लाने वाले हैं, और वही चीज बाकी रहेगी। तो देवेंद्र फडणवीस साहब से मैं कहूँगा कि आपको अगर यहाँ पर हुकूमत मिली महाराष्ट्र की, तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि ठीक है आपको मिल गई, आपको मुबारक हो। लेकिन हम चाहते हैं कि आप इस महाराष्ट्र के अंदर कानून की बालादस्ती को कायम करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। मैंने अभी देखा एक निदा खान धर्मांतरण के मामले में आप उस निदा खान को गिरफ्तार करते हैं और उस पर ये इल्जाम लगाते हैं कि उसने जबरी धर्मांतरण किया, जबकि जिन लोगों ने मजहब इस्लाम को कबूल किया वो सारे के सारे बालिग थे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर आदमी को आज़ादी है कि वो अपने मन के हिसाब से और अपने को जो तालीमात सही लगी, फैक्ट लगी, उस मजहब को कबूल कर सकता है। तो निदा खान तो एक लेडीज है, मुझे बताओ लेडीज कितने 7, 8, 10 लोगों के ऊपर इल्जाम है कि उसने धर्म को जो है जबरदस्ती करवाया। एक लेडीज 10 लोगों को कैसे जबरदस्ती करेगी? पहली बात तो लेडीज का ये कोई मामला होता है क्या? लड़ाई झगड़े का तो कोई मामला नहीं होता। उसके बाद कानूनी मदद के लिए अगर वो औरंगाबाद आई और यहाँ पे हाई कोर्ट है, बड़े बड़े वकीला है ना, वकील है, सीनियर काउंसिल है, अगर अपने कानूनी मदद के लिए वो यहाँ आई, मशवरा ली, तो उस जिस शख्स के घर पर उसको रोका गया उसको आप नोटिस दे के तोड़ देते। मेरा ये कहना था कि यहाँ पर गुंठेवारी कानून लागू था, और गुंठेवारी कानून में आज ये म्यूनिसिपल कमिश्नर ये कहते हैं कि हम गुंठेवारी में आप रेगुलाइज करा लो, हम 50% डिस्काउंट देंगे। तो रेगुलाइजेशन एक्ट होने के बाद उसको इलीगल कंस्ट्रक्शन की नोटिस क्यों दी गई? आप ये कहते हैं कि नारेगांव आज के डेवलपमेंट प्लान में पूरी तरह येलो हो चुका है, रेसिडेंशियल जोन हो गया। अगर आप में ईमानदारी होती म्यूनिसिपल कमिश्नर, तो आप उसको गुंठेवारी में रेगुलाइजेशन की नोटिस देना था। 45,000 जिसके अंदर भरना पड़ता, 45,000 भर के वो घर रेगुलाइज हो जाता था। तो क्या जरूरत थी आपको इस तरह की नोटिस देने की? तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमने सब लोगों ने, मुसलमानों ने विरोधी पक्ष नेता यहाँ पर भेजा, तो क्या वो विरोधी पक्ष नेता सभागृह में ये बात नहीं उठा सकता था? ठीक है, अगर तुम नहीं रोक पाते तो ना रोक पाओ, लेकिन ईमान का ये दूसरा दर्जा है कि गलत को गलत आप बयान करो। क्या सभागृह में आपने उसके घर के लिए, मुझे कोई मतलब नहीं वो किस पार्टी का है, मुझे ये देखना है कि वो मुसलमान भी है, और अगर वो हिंदू भी होता तो मुझे ये देखना है कि वो हमारा इंडियन सिटीजन है जिसने अपनी मेहनत के पैसों से वो घर बनाया। तो उसके एक एक पैसे की हिफाजत हमारे राष्ट्र की हिफाजत के बराबर है। तो क्यों नहीं तुम आज आरएसएस के प्रमुख राष्ट्र प्रेम की बात करते हैं? हमारे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले राष्ट्र प्रेम की बात की।
जब मुशरिकीन मक्का ये कह रहे थे कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, अल्लाह की वही आई, जिब्राइल अमीन ने कहा कि आप हिजरत करो, यहाँ के कबाइल आपको कत्ल करना चाहते हैं, हर कबीले से एक एक आदमी लेके आपके कत्ल का प्लान बनाया गया, आप हिजरत करो, अल्लाह का हुक्म है मदीने की तरफ हिजरत करो। तो अल्लाह के रसूल ने मक्के की तरफ पलट कर देखा और कहा कि ऐ मक्का, मुझे तुझसे मोहब्बत है, लेकिन क्या करें कि यहाँ के मुल्क के रहने वाले, मक्का के रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। तो ये राष्ट्र प्रेम हमको 1450 साल बताया गया, और मुसलमान इस हिंदुस्तान से, इस भारत से अल्हम्दुलिल्लाह अपने दीन के नाते से इससे प्यार करता है, और इसी प्यार की तरफ वो यहाँ पे अमन और शांति चाहता है। आखिरी बात मैं ये कहूँगा देवेंद्र जी फडणवीस साहब से कि हम वो लोग हैं कि हम अपने असलाफ की तारीख को जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि ये मुल्क हमारा है, आपका है, 18 पगड़ जाति का है, दलित चमार मांग मातंग का है, और सारे इंसानों का ये देश है, ये राष्ट्र है, और हम मरते दम तक इंशाल्लाह अपने राष्ट्र से प्रेम करेंगे। और उस प्रेम का नतीजा है कि आज इस्लाम पार्टी औरंगाबाद में आई है इस पैगाम के साथ कि हम यहाँ पर अमन और शांति की स्थापना करेंगे और एक वेलफेयर स्टेट बनाएंगे, सभी को जीने का हक होगा। और आखिरी बात मैं बता के खत्म करता हूँ कि हमने वो तारीख पढ़ी कि एक फिरौन बादशाह था मिस्र का जो फिरौन बादशाह था, उसके पास आपके पास कोई ताकत नहीं है फडणवीस साहब, उसके पास ये ताकत थी कि उसने ऐलान कर दिया था मिस्र में कि अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं इस जमीन का पालने वाला हूँ। वो कहता था कि जिंदगी और मौत मेरे हाथ में है, लेकिन जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा, उसने भी वहाँ पे बनी इस्राइल को गुलाम बनाया, उनके लड़कों को कत्ल करता था, उनकी लड़कियों को जिंदा रखता था। लेकिन हक होता है जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास पहुंचे और उससे कहा कि देख, इस सब जमीन का बनाने वाला, चलाने वाला, पालने वाला एक ही मालिक है, और उस मालिक से डर और इंसानों के साथ इंसाफ कर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला जो है इंसाफ करने वाला, अगर मुशरिक हो और कोई भी जाति धर्म का हो, अगर हुकूमत करता है इंसाफ के साथ, तो उसको बाकी रखा जाता है। जब वो जुल्म करना शुरू कर देता है तो अल्लाह पर फर्ज हो जाता है कि उसको बदल दिया जाए। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बात रखी और उसने नहीं माना, तो उस बड़ी ताकत को मूसा अलैहिस्सलाम और 8 से 12 लाख के गुलाम थे, वो दरियाए नदी में से अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया और उस फिरौन को जो है उसी पानी में डुबा दिया। तो मेरा ये कहना है कि फडणवीस जी, देवेंद्र और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आप लोग इस मुल्क में अमन के लिए कोशिश करो, इंसाफ के लिए कोशिश करो। हमारी लड़ाई जारी रहेगी इंशाल्लाह। और हम सेक्युलर ये पार्टी है, सभी लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। इंशाल्लाह आसिफ साहब जो भी गाइडलाइन देंगे उसी पर काम होगा। और आखिरी चीज़ मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन जीतना या हारना ये मकसद आप मत रखो, ना हम रखेंगे। इलेक्शन जीतना या नगर सेवक बन जाना, ये अगर हमने मकसद बना लिया तो इससे डिप्रेशन आएगा, नाउम्मीदी आएगी। क्यों? क्योंकि ईवीएम के भी खेल चालू है, अलग अलग खेल चालू है, पैसे के भी खेल चालू है। तो आप समाजी काम करने की नीयत से इसमें जुड़िए और एक तहरीक चलाने के लिए, सोशल तहरीक के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी में जुड़िए। जज़ाकल्लाह। मैं इसके बाद सरजमीन आलमगीर में अपने सियासी वजूद को कायम करने के लिए जद्दोजहद कर रही है। दोस्तों, अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजूद से वो घबराया नहीं करते, जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये आज हम जो चीज देख रहे हैं इसकी बुनियाद जनाब शेख रशीद साहब की मेहनतों से एक अरसे पहले रखी जा चुकी थी। जनाब शेख आसिफ साहब ने मुस्लिम रिजर्व फेडरेशन के बैनर तले मालेगांव की सरजमीन से मुंबई तक के अपने पैरों के छाले देखे बगैर मुसलमानों के
तालीम के और रोजगार के अंदर रिजर्वेशन की नुमाइंदगी महाराष्ट्र हुकूमत के सामने की, हुकूमत की हाथों में आके डालकर उनके गिरेबान को पकड़कर मजबूर किया हुकूमत को 4% रिजर्वेशन देने के लिए, जिसको बाद में बीजेपी हुकूमत ने अपनी साजिश के जरिए कैंसिल करवा दिया। अरे ये ताकत होती है, सियासत में वैल्यू पावर की होती है। और मुझे फख्र है मेरे कायद पर, मुझे नाज है मेरे कायद पर। मेरा कायद वो है जो तमाम बातिल ताकतों की आंखों में आंखें डालकर उनके गिरेबानों को झिझाड़कर पकड़कर मजलूमों को इंसाफ दिलाने की ताकत रखता है। यह मेरा कायद है जिसने अपने हल्का असेंबली के अंदर उर्दू घर का कयाम अमल में लाया। यह मेरा कायद है जिसने स्टडी सेंटर, जिसने मुफ्त लाइब्रेरी, जिसने फ्री ऑफ कॉस्ट और जिसने जो है तो नीट सेंटर का कयाम अभी अमल में लाया, जिसका आज़म और इरादा है कि मालेगांव के अंदर जो है तो मुफ्त फैसिलिटी वाला हॉस्पिटल का कयाम अमल में आए। जब इनके कामों को हमने देखा, जब इनकी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स को देखा, ये बात बहुत आसान है कि मैं किसी और दूसरी पार्टी को गाली दे दूं, कोई और मुझे गाली दे दे, मैं किसी बड़े को बुरा बोलकर फेमस हो जाऊं, यह आसान है। लेकिन कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करना यह आसान नहीं है। अरे मेरा कायद वो है जिसने अपनी ताकत का, अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया, जिसने दुनिया को बताया कि सियासत पॉलिटिक्स पॉजिटिवली किस तरीके से की जाती है। हमने जब ये चीज को देखा तो मेरा छोटा भाई शेख जकरिया हारून औरंगाबाद से मालेगांव गया अकेला, आसिफ साहब से मुलाकात की कि हमारे शहर के अंदर हमको जिस तरह अपने मालेगांव में उर्दू घर बनाया, स्टडी सेंटर बनाया, लाइब्रेरी बनाया, अरे रफीक जकरिया साहब के बाद से हमारे शहर में कोई वैसी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करने वाला आया ही नहीं। तो आसिफ साहब ने उसे हौसला दिया कि बेटे तुम तो अकेले आए, आज मैं देख रहा हूं तुम्हारे इस हौसले के पीछे शहर के अमायदीन जिम्मेदार वहां की अवाम खड़े रहेंगी। तुम इस हिम्मत और हौसले के साथ में जाओ और काम करो। अरे हम दोनों ने मेहनत की, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी हिम्मत को सराहते हुए हमारे शहर के बड़े और जो बड़े नौजवान थे, जो हमसे सीनियर थे, रफत यार खान साहब, अबुल हसन हाशमी साहब, आरिफ हुसैनी साहब, अबुल आला हाशमी साहब और भी दिगर जिम्मेदारान, ये लोग भी जुड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने एतमाद किया। आज सबके सामने ये चीज मौजूद है कि इस्लाम पार्टी का काफिला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आखिरी शेर कहकर अपनी जगह लूंगा, है सियासत से ताल्लुक तो फकत इतना है, कोई कमजोर पे मेरे शहर का सुल्तान ना हो। तशरीफ फरमा रफत साहब, आरिफ साहब, अबू हुसैन साहब, सलीम पटेल साहब, अबू लाला साहब, पप्पू भाई, क्या नाम है, पप्पू कलानी साहब, जकरिया साहब, अजीम पटेल साहब, जफर बिल्डर साहब, अजहर पठान साहब, मुश्ताक शेख साहब, जलील खान साहब और हमारे मंच पे जाबाज महिलाओं की नेतृत्व करने वाली दोनों हमारी माँ और बहनें, मंच पे तशरीफ फरमा नांदेड़ से आए हुए हमारे हैदर पटेल साहब, अमरावती से आए हुए क्या नाम है, शेख फारूक साहब, नासिर बिल्डर साहब, मालेगांव शहर से आए हुए हमारे शहर अध्यक्ष एजाज उमर साहब, धुलिया से आए हुए हमारे शहर अध्यक्ष वसीम अकरम साहब, मंच पे तशरीफ फरमा औरंगाबाद शहर वो ज़िले के इस्लाम पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान, कोर कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा
नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं औरंगाबाद शहर और ज़िले के हमारी कोर कमेटी के जिम्मेदारान को और हमारी युवा बॉडी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस्लाम पार्टी की जानिब से कि आप लोगों ने मेहनत की और प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं पहली मर्तबा आप लोगों के बीच में है। मेरी बात को रख रहा हूं और आपके सामने स्क्रीन भी लगी हुई। आज का ये प्रोग्राम हमारी पार्टी इस्लाम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज हमने जिम्मेदारियां बांटी है। यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है सबको। जिन लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, ये प्रोग्राम। अब ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है कि इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर इस्लाम पार्टी को घर घर पहुंचाना, आवाम का काम करना, फिरका परस्तों से लड़ने का काम, यहां की आवाम के मसाइल को हल करने का काम आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको लड़ना भी है और जीतना भी है। डरने की जरूरत नहीं है। बहुत मुश्किलें आती है जब सियासत के अंदर हम है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, डिपार्टमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुखालिफ ये चाहेंगे कि इस्लाम पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर बढ़ ना पाए, मजबूत ना हो पाए। इसके लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया जाएगा। और हमारी जो मध्य मुकाबले पार्टी है, ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर आप लोगों को रोकने का काम भी करेगी। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, लड़ना है, ताकत से लड़ना है और लड़कर ये शहर को जीतना है। ये शहर की आवाम के दिलों के अंदर हमको जगह बनाने का काम करना है। और इस्लाम पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगी, मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। एक नांदेड़ शहर है, हैदर पटेल साहब है जो एमआईएम के अंदर पहले काम किया करते थे, वहां से एमआईएम पार्टी की एंट्री महाराष्ट्र में हुई और आपके शहर औरंगाबाद के अंदर आई। ये बात मुझे समझती है, मैं समझता हूं कि शहर के अंदर विकल्प नहीं था, पर्याय नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या जो सेकुलर पार्टियां हैं, वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी थी और ये शहर को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके लिए एमआईएम को पसंद कर रहे थे, मजबूरी में पसंद किया जा रहा था, खुशी से नहीं, क्योंकि मुसलमान कुछ भी कर सकता है, लेकिन शिवसेना और भाजपा को कभी वोट नहीं दे सकता। इसके लिए एमआईएम को वोट देकर हर मर्तबा यहां पर कामयाबी दिलाने का काम यहां की आवाम ने की है। ये बात ये शहर को भी समझती है, शहर के बाशऊर लोगों को भी इस बात को समझते हैं वो भी। और आज आप लोग विकल्प के तौर पर आप लोग सामने आ रहे हैं, इसके लिए आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको रुकना नहीं है, बल्कि लड़ना है, आवाम के लिए लड़ना है। और इस शहर को बचाने का काम अब आप लोगों को
करना होगा। हम आपके साथ हैं। शहर की आवाम ने एमएलए चुनकर दिया। शहर को क्या मिला? शहर का कौन सा विकास हुआ? शहर का कौन सा डेवलप हुआ? शहर के कौन से बच्चों को रोजगार मिला? कौन से बच्चों को तालीम मिली? या कौन से बच्चों को यहाँ की आवाम के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया? वादे तो बहुत किए गए, उद्घाटन तो हॉस्पिटल के बहुत किए गए, स्कूल का वादा किया गया कि मुसलमानों के लिए, इस शहर के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन कैंपस तैयार किया जाएगा, तालीमी अदारा बनाया जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा। लेकिन आज तक सिर्फ वो टिकम मारा गया, एक ईंट भी नहीं रखी गई ना। ये वादा किया गया, जमीन बेच दी गई। मालेगांव के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। मालेगांव के अंदर भी जब एंट्री हुई तो जमीन खरीदी गई किसी ट्रस्ट के नाम पर, टिकम लगा, लेकिन जगह अभी 6 महीना पहले बेच दी गई, हॉस्पिटल नहीं बना। ये हर जगह धोखा देने का काम करते हैं। हर जगह मुसलमानों को धोखा मिला है, ये शहर को भी धोखा मिला है। एमएलए कॉर्पोरेटर चुन कर गए। अरे आपने तो तारीख लिखने का काम किया था कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ने यहां से लोकसभा के अंदर इमाम को उम्मीदवार चुन कर दिया था। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए? क्या विकास हुआ? क्या डेवलप हुआ? यहां के मुसलमानों का कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मन्नत बंगला जरूर बन गया। बना ना? उनका विकास हुआ, उनका डेवलप हुआ, लेकिन ये शहर के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। ये शहर जानता है, ये शहर समझता है, और ये शहर महसूस कर रहा है, और ये शहर इंतजार कर रहा है अब कोई चुनाव आ जाए, कोई इलेक्शन आ जाए। ये बात मैंने महसूस किया हूं, क्योंकि औरंगाबाद और मालेगांव का ताल्लुक बहुत गहरा है। जब यहां के लोग आते तो जरूर ये बात का जिक्र करते हैं, जरूर जिक्र किया जाता है। मुझे बताओ, कौम और मिल्लत की दुआई दी जाती हर जगह, जज्बाती बातें की जाती, नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया जाता। जो लोगों ने यहां पर पार्टी को, इमाम को मजबूत किया था, वो आज हमारे मंच पे है। कई लोगों को धोखा मिला। टिकट के नाम पर कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में 50 लाख रुपए का टिकट बेचा गया, 25 लाख का बेचा गया, सौदा किया गया, सौदा, और टिकट दिए गए जिनके अंदर काबिलियत नहीं थी। उन लोगों को टिकट सिर्फ इस बुनियाद पर मिला कि उन्होंने लाखों रुपया दिया और टिकट बेचकर पैसा और धंधा व्यापार करने का काम किया गया। ये किस लिए किया जाता? इस औरंगाबाद के मुसलमानों के नाम पर। यहां के नौजवानों के जज्बात के साथ खेला गया, मां बहनों के जज्बात के साथ खेला गया, यहां की आवाम के जज्बात के साथ खेला गया, और रुपया पैसा लेकर कॉर्पोरेशन का भी टिकट दिया गया इस शहर के अंदर। अब इस शहर को, यहां के नौजवानों को, यहां की मां बहनों को बेदार रहने की जरूरत है। मैं यहां की सियासत देखता हूं, सिर्फ मीडिया की हद तक। महाराष्ट्र में कहीं कुछ हुआ तो यहां पर मीडिया ट्रायल चलाने के लिए गोदी मीडिया आकर माइक लगा देती है माजी खासदार के सामने, और वो जज्बाती बात बोल देते हैं, और बस सियासत की दुकान चल रही है। लेकिन ये शहर का विकास नहीं हो रहा है, ये शहर का डेवलप नहीं हो रहा है। अभी बताऊंगा मैं स्क्रीन के ऊपर। मीडिया भी यहां पर है, स्क्रीन देखना आप। इस महाराष्ट्र के अंदर जब से एमआईएम पार्टी आई, जब से सिर्फ धंधा और व्यापार होने का काम किया गया, बीजेपी की मदद करने का काम किया गया, शिवसेना की मदद करने का काम किया गया है,
और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों का सिर्फ सौदा करने का काम एमआईएम पार्टी ने की है, वो स्क्रीन के जरिए आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों और साथियों, अगर इस्लाम पार्टी की बुनियाद हमने मालेगांव में रखी तो हमारा मकसद, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मैं आज यहां पर मीडिया से भी कहूंगा, मैं यहां पर औरंगाबाद की शहर की आवाम से कहूंगा, इसलिए नीयत साफ है। 45 सीट तशरीफ फरमा रफत साहब, आरिफ साहब, अबू हुसैन साहब, सलीम पटेल साहब, अबू लाला साहब, पप्पू भाई, क्या नाम है, पप्पू कलानी साहब, जकरिया साहब, अजीम पटेल साहब, जफर बिल्डर साहब, अजहर पठान साहब, मुश्ताक शेख साहब, जलील खान साहब और हमारे मंच पे जाबाज महिलाओं की नेतृत्व करने वाली दोनों हमारी माँ और बहनें, मंच पे तशरीफ फरमा नांदेड़ से आए हुए हमारे हैदर पटेल साहब, अमरावती से आए हुए, क्या नाम है, शेख फारूक साहब, नासिर बिल्डर साहब, मालेगांव शहर से आए हुए हमारे शहर अध्यक्ष एजाज उमर साहब, धुलिया से आए हुए हमारे शहर अध्यक्ष वसीम अकरम साहब, मंच पे तशरीफ फरमा औरंगाबाद शहर व ज़िले के इस्लाम पार्टी के तमाम ही जिम्मेदारान, कोर कमेटी के तमाम ही जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ फरमा नौजवान साथी, बुजुर्ग हजरात, दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं औरंगाबाद शहर और ज़िले के हमारी कोर कमेटी के जिम्मेदारान को और हमारी युवा बॉडी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस्लाम पार्टी की जानिब से कि आप लोगों ने मेहनत की और प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आज मैं पहली मर्तबा आप लोगों के बीच में है। मेरी बात को रख रहा हूं और आपके सामने स्क्रीन भी लगी हुई। आज का ये प्रोग्राम हमारी पार्टी इस्लाम पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, तंजीमी ढांचे को मजबूत करने के लिए आज हमने जिम्मेदारियां बांटी है। यहाँ पर जिम्मेदारी सौंपी है सबको। जिन लोगों को पार्टी की जिम्मेदारी दी गई, मैं उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये कोई बहुत बड़ा जलसा नहीं है, ये प्रोग्राम है। अब ये जो मंच पे बैठे हुए लोग हैं, जो हमारे साथी हैं, जो मेरे सामने बैठे हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, अब इनकी जिम्मेदारी है कि इस शहर के अंदर, इस जिले के अंदर इस्लाम पार्टी को घर घर पहुंचाना, आवाम का काम करना, फिरका परस्तों से लड़ने का काम, यहां की आवाम के मसाइल को हल करने का काम आप लोग करेंगे, मुझे उम्मीद है। और आपको लड़ना भी है और जीतना भी है। डरने की जरूरत नहीं है।
बहुत मुश्किलें आती है जब सियासत के अंदर हम है, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, डिपार्टमेंट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारे मुखालिफ ये चाहेंगे कि इस्लाम पार्टी औरंगाबाद शहर के अंदर बढ़ ना पाए, मजबूत ना हो पाए। इसके लिए पूरी ताकत लगाने का काम किया जाएगा और हमारी जो मध्य मुकाबले पार्टी है ये शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी से मिलकर आप लोगों को रोकने का काम भी करेगी। तो इसलिए आपको डरना नहीं है, लड़ना है, ताकत से लड़ना है और लड़कर ये शहर को जीतना है। ये शहर की आवाम के दिलों के अंदर हमको जगह बनाने का काम करना है और इस्लाम पार्टी आपके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेगी। मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं। एक नांदेड़ शहर है, हैदर पटेल साहब है जो एमआईएम के अंदर पहले काम किया करते थे, वहां से एमआईएम पार्टी की एंट्री महाराष्ट्र में हुई और आपके शहर औरंगाबाद के अंदर आई। ये बात मुझे समझती है, मैं समझता हूं कि शहर के अंदर विकल्प नहीं था, पर्याय नहीं था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या जो सेकुलर पार्टियां हैं वो मुकम्मल तौर पर कमजोर हो चुकी थी और ये शहर को कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इसके लिए एमआईएम को पसंद कर रहे थे, मजबूरी में पसंद किया जा रहा था, खुशी से नहीं, क्योंकि मुसलमान कुछ भी कर सकता है लेकिन शिवसेना और भाजपा को कभी वोट नहीं दे सकता। इसके लिए एमआईएम को वोट देकर हर मर्तबा यहां पर कामयाबी दिलाने का काम यहां की आवाम ने की है। ये बात ये शहर को भी समझती है, शहर के बाशऊर लोगों को भी इस बात को समझते हैं वो भी। और आज आप लोग विकल्पों के तौर पर आप लोग सामने आ रहे हैं, इसके लिए आपको रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन हमको रुकना नहीं है बल्कि लड़ना है, आवाम के लिए लड़ना है और इस शहर को बचाने का काम अब आप लोगों को करना होगा। हम आपके साथ हैं। शहर की आवाम ने एमएलए चुन कर दिया, शहर को क्या मिला, शहर का कौन सा विकास हुआ, शहर का कौन सा डेवलप हुआ, शहर के कौन से बच्चों को रोजगार मिला, कौन से बच्चों को तालीम मिली, या कौन से बच्चों को यहाँ की आवाम के लिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना दिया गया। वादे तो बहुत किए गए, उद्घाटन तो हॉस्पिटल के बहुत किए गए, स्कूल का वादा किया गया कि मुसलमानों के लिए, इस शहर के लिए बहुत बड़ा एजुकेशन कैंपस तैयार किया जाएगा, तालीमी अदारा बनाया जाएगा, बड़ा हॉस्पिटल बनाया जाएगा, लेकिन आज तक सिर्फ वो टिकम मारा गया, एक ईंट भी नहीं रखी गई, नहीं रखी गई ना। ये वादा किया गया, जमीन बेच दी गई। मालेगांव के अंदर भी ऐसा ही हुआ था। मालेगांव के अंदर भी जब एंट्री हुई तो जमीन खरीदी गई किसी ट्रस्ट के नाम पर, टिकम लगा, लेकिन जगह अभी 6 महीना पहले बेच दी गई, हॉस्पिटल नहीं बना। ये हर जगह धोखा देने का काम करते हैं, हर जगह मुसलमानों को धोखा मिला है, ये शहर को भी धोखा मिला है। एमएलए कॉर्पोरेटर चुन कर गए। अरे आपने तो तारीख लिखने का काम किया था कि औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ने यहां से लोकसभा के अंदर एमआईएम को उम्मीदवार चुन कर दिया। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से लाए, क्या विकास हुआ, क्या डेवलप हुआ? यहां के मुसलमानों का कोई डेवलप नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन मन्नत बंगला जरूर बन गया, बना ना। उनका विकास हुआ, उनका डेवलप हुआ, लेकिन ये शहर के लोगों का कोई विकास नहीं हुआ है। ये शहर जानता है, ये शहर समझता है और ये शहर महसूस कर रहा है और ये शहर इंतजार कर रहा है अब कोई चुनाव आ जाए, कोई इलेक्शन आ जाए। ये बात मैंने महसूस किया हूं, क्योंकि औरंगाबाद और मालेगांव का ताल्लुक बहुत गहरा है।
जब यहां के लोग आते तो जरूर ये बात का जिक्र करते हैं, जरूर जिक्र किया जाता है। मुझे बताओ, कौम और मिल्लत की दुआई दी जाती हर जगह, जज्बाती बातें की जाती, नौजवानों के जज्बात से खेलने का काम किया जाता। जो लोगों ने यहां पर पार्टी को, इमाम को मजबूत किया था, वो आज हमारे मंच पे है। कई लोगों को धोखा मिला, टिकट के नाम पर कारपोरेशन के इलेक्शन में 50 लाख रुपए का टिकट बेचा गया, 25 लाख का बेचा गया, सौदा किया गया, सौदा, और टिकट दिए गए जिनके अंदर काबिलियत नहीं थी, उन लोगों को टिकट सिर्फ इस बुनियाद पर मिला कि उन्होंने लाखों रुपया दिया और टिकट बेचकर पैसा और धंधा व्यापार करने का काम किया गया। यह किस लिए किया जाता? इस औरंगाबाद के मुसलमानों के नाम पर यहां के नौजवानों के जज्बात के साथ खेला गया, मां बहनों के जज्बात के साथ खेला गया, यहां की आवाम के जज्बात के साथ खेला गया, और रुपया पैसा लेकर कारपोरेशन का भी टिकट दिया गया इस शहर के अंदर। अब इस शहर को, यहां के नौजवानों को, यहां की मां बहनों को बेदार रहने की जरूरत है। मैं यहां की सियासत देखता हूं, सिर्फ मीडिया की हद तक। महाराष्ट्र में कहीं कुछ हुआ तो यहां पर मीडिया ट्रायल चलाने के लिए गोदी मीडिया आकर माइक लगा देती है माजी खासदार के सामने, और वो जज्बाती बात बोल देते हैं और बस सियासत की दुकान चल रही है, लेकिन ये शहर का विकास नहीं हो रहा है, ये शहर का डेवलप नहीं हो रहा है। अभी बताऊंगा मैं स्क्रीन के ऊपर, मीडिया भी यहां पर है, स्क्रीन देखना आप। इस महाराष्ट्र के अंदर जब से एमआईएम पार्टी आई, जब से सिर्फ धंधा और व्यापार होने का काम किया गया, बीजेपी की मदद करने का काम किया गया, शिवसेना की मदद करने का काम किया गया है, और इस महाराष्ट्र के मुसलमानों का सिर्फ सौदा करने का काम एमआईएम पार्टी ने की है। वो स्क्रीन के जरिए आपको जरूर बताऊंगा। दोस्तों और साथियों, अगर इस्लाम पार्टी की बुनियाद हमने मालेगांव में रखी तो हमारा मकसद, हमारी नीयत बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ है। मैं आज यहां पर मीडिया से भी कहूंगा, मैं यहां पर औरंगाबाद की शहर की आवाम से कहूंगा, इसलिए नीयत साफ है। 45 सीट पार्टी की हमने टिकट दिया मालेगांव शहर के अंदर, 35 कॉर्पोरेटर चुनकर आए, 35, और वो हमारे 45 जो उम्मीदवार थे उनसे जाकर आप हल्फिया उनसे बयान ले सकते हो कि शेख आसिफ ने 1 रुपया लिया होगा तो शेख आसिफ आज सियासत छोड़ने का ऐलान कर देगा, सियासत छोड़ दूंगा। हमारी नीयत बिल्कुल साफ है। और आज अगर औरंगाबाद में हम यह बुनियाद रखने के लिए आए तो आज इस महाराष्ट्र की हालत क्या है, इस महाराष्ट्र के मुसलमानों की हालत क्या है। आज जो अत्याचार किया जा रहा है, जो जुल्म मुसलमानों पे किया जा रहा है, दलित भाइयों के ऊपर जो जुल्म किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आरएसएस की तरफ से, पूरे महाराष्ट्र के अंदर मुसलमान परेशान हो चुका है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर परेशान हो चुका है। कोई आवाज नहीं उठा, कोई बोलने वाला नहीं। लौजियत, एक नया स्लोगन, एक नया नारा लेकर आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी मुसलमानों को बदनाम कर रही है। नासिक का टीसीएस प्रकरण जो नीदा खान वाला है, उसमें 9 आरोपी जेल में है, 9 लोगों पर एफआईआर हुई।
TCS कंपनी टाटा की, वहां पर ये तमाम ही लोग जॉब करते थे, नौकरी करते थे। अब हर कंपनी में हिंदू और मुसलमान रहते, काम करते, वहां पर इल्जाम लगाया गया लव जिहाद के नाम से निदा खान को भी जेल भेज दिया गया। उसके नाम पर सियासत की रोटियां सेकी गई, लेकिन कोई मदद करने आगे नहीं आया। दानिश नाम का जो लड़का जो मेन आरोपी है वो संगमनेर का है। उसके परिवार मेरे पास आया, उसके परिवार को और बाकी लोगों के परिवार को लेकर नासिक के सीपी साहब से मैंने टाइम लिया, जो एसआईटी बना दी गई। एसआईटी सीपी साहब के साथ हमने उनकी मीटिंग करवाई पूरे परिवार की, मैं खुद मौजूद था, और हमने बात की कि मीडिया ट्रायल शुरू है मुसलमानों के खिलाफ, सरकार का दबाव आप पर है, बीजेपी का दबाव है, आरएसएस का दबाव है, उनको फंसाया गया है, जानबूझकर फंसाने का काम सरकार ने की। मैंने उनसे कहा कि आपने नहीं, आप पर दबाव होगा। जाके हमने मीटिंग की। अभी मैं औरंगाबाद आया तो मैं नासिक से चला आ रहा हूं, वकील लेकर मैं आज खुद सेशन कोर्ट के अंदर 2 घंटा मौजूद था। जमानत की अर्जी के ऊपर हेयरिंग हुई, आर्गुमेंट हुआ, बहस हुई। आज हमने बहस मुकम्मल की। अब 19 तारीख को सरकारी वकील बहस करेगा, उसके बाद फैसला आएगा। हम उनकी मदद के लिए खड़े रहे वहां पर। हमने ये नहीं देखा कौन आवाज उठाएगा। नासिक के लोग उनके परिवार के बाजू में नहीं खड़े रहे, इतना डर और खौफ है वहां पर। किसी की मां दौड़ रही है, किसी का बाप दौड़ रहा है, किसी का भाई दौड़ रहा है, इतना डर और खौफ वहां पर हो गया। हम जाकर वहां पर खड़े रहे। मैं इसलिए खड़ा रह रहा हूं कि उस प्रकरण के अंदर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल की तरह उन लोगों ने खड़ा रहकर फिरियाद दर्ज करवाई है। इस मामले को बढ़ाने का काम उन्होंने किया, इसलिए कोर्ट में खड़ा रह रहा हूं कि उनके बाल को भी कोई धक्का नहीं लगा सकता। इसके लिए जाकर मैं वहां पर खड़ा रहा। लव जिहाद के नाम पे पूरे महाराष्ट्र में बदनाम करने का काम किया जा रहा है। लैंड जिहाद के नाम पर जहां जहां मुसलमानों की प्रॉपर्टी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, वहां पर एक स्पेशल टीम आरएसएस और बीजेपी ने बनाई। और वहां पर अगर हमने किसी हिंदू भाई से किसी मुसलमान ने सौदा किया और अगर उनका डिस्प्यूट हो गया, कोर्ट मैटर हो गया, उसी प्रकरण को लैंड जिहाद नाम दिया जा रहा है और उनको परेशान करने का काम और एसआईटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी इस महाराष्ट्र के अंदर कर रही है। कौन आवाज उठाएगा, कौन खड़ा रहेगा, यह सवाल इस महाराष्ट्र के मुसलमानों के सामने है। गौवंश के नाम पर अभी बकरीद का त्योहार गया, इस औरंगाबाद के अंदर भी बहुत जुल्म किया गया। मालेगांव में भी हुआ, धुलिया में भी हुआ, पूरे महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश के अंदर। हम कहां बोलते हैं कि गौवंश की हम कुर्बानी कर रहे? क्या इस महाराष्ट्र का मुसलमान गौवंश की कुर्बानी नहीं करता? उसके बावजूद भी सिर्फ मुसलमानों का त्योहार है, फेस्टिवल है, इसके लिए इस नाम पर मोकोगा की कार्रवाई शुरू की जाती है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग शहरों के अंदर मोकोगा लगाने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों पर लगाया भी गया है। कौन आवाज उठाएगा? हमको रोका जा रहा है,
हमारे फराइज को अंजाम देने से रोका जा रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। आप देखिए, मॉब लिंचिंग हुई, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में हुई, 40 गांव में हुई, कभी ट्रेन के अंदर होती है। हर जगह दाढ़ी वाले, टोपी वाले नजर आते हैं तो 8-10 लोग मिलकर उनको मॉब लिंचिंग के नाम पर मारते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं, उनके साथ उनको जख्मी करते हैं, कत्ल कर देते हैं। कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। कौन आवाज उठाएगा? यह सवाल इस महाराष्ट्र के सामने आज आकर खड़ा हो गया है। इस महाराष्ट्र के सामने खड़ा हुआ है, कौन आवाज उठाएगा? आज बीजेपी डराने का काम करती है, धमकाने का काम करती है। इस महाराष्ट्र के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर यही चल रहा है। आप देख लो, बंगाल पेट नहीं भरा, बीजेपी की सरकार आ गई, ममता बनर्जी के 80 एमएलए चुनकर आए, अपोजिशन में है, तोड़ने का काम किया जा रहा है, पार्टियों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, दबाकर दादागिरी से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आवाज उठाना चाहिए, लड़ना चाहिए? मैं ये नहीं बोलता कि डंडा लेकर हमको लड़ना है। हालांकि गांधी जी ने तो डंडे का भी हुनर सिखा कर गए, लेकिन हम संविधान के तहत लड़ना चाहते हैं। संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है उससे लड़ना चाहते हैं। इसके लिए क्या अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है? इसीलिए इस पार्टी की बुनियाद रखी गई, इसीलिए रखी गई। अगर हम नहीं लड़ेंगे, नहीं आवाज उठाएंगे और ऐसी पार्टियों को अगर हम नहीं जानेंगे, तो अगर आज किसी दूसरी बहन के साथ या दूसरे भाई के साथ हो रहा है, कल आपके भाई के साथ, मेरे भाई के साथ, आपकी बहन के साथ, मेरी बहन के साथ भी इस राज्य में होगा और इस देश के अंदर होगा। तो आज हमारी जरूरत है इस बात की कि हमको मुत्तहिद होकर लड़ने की जरूरत है। इसके लिए इस पार्टी की बुनियाद रखी गई। हम तंजीमी ढांचा मजबूत कर रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम लड़ेंगे। अगर कोई अत्याचार करेगा, कोई नाइंसाफी करेगा, तो हम जरूर उनसे लड़ने का काम करेंगे। आज तो अफसोस होता है, अफसोस बहुत होता है कि एक रास्ता बचा था, जो न्यायपालिका है। इंसाफ सरकार नहीं देगी, हमें पता है, लेकिन उसके बाद हमको कोर्ट में जाना पड़ता है इंसाफ मांगने के लिए। सब कोर्ट ऐसी नहीं है, लेकिन ये देश ने, इस दुनिया ने ये भी देखा कि बाबरी मस्जिद का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनाया था, उस मामले में वो चीफ जस्टिस को राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। जो 4 जज में ये भी शामिल थे जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं कि हमको सरकार का दबाव है। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर आकर बैठकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये बात करते हैं कि सरकार का दबाव है, तो हम इंसाफ कहां मांगना है? लेकिन उम्मीद आज भी वही कोर्ट से है, वही संविधान से है। हमको लड़ना पड़ेगा। और ये एक होटल में, मुंबई की एक होटल के अंदर ये किससे मीटिंग कर रहे थे, ये बताना चाह रहा हूं। बताओ आप। ये तो उनके साथ थे जब हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन उनके जब ये सब देखने के बाद बाहर आए। ये हेमंत पाटिल, 1 मिनट रुको, ये हेमंत पाटिल है शिवसेना के खासदार।
ये उनसे मीटिंग कर रहे थे। डॉक्टर साहब जब उनके साथ थे, लेकिन अभी हट गए, लेकिन वो है वीडियम तो बताना जरूरी है। मी काही सांगणार नाही। ये मालेगांव के आमदार के देखो, एक मिनट है, ये आपके खासदार साहब है, ये साहब कर, हाँ, ये आपके माजी खासदार और ये जो टोपी वाले भैया, ये मुफ्ती इस्माइल साहब के लड़के हैं। बताओ आगे। आप मुझे एक सवाल है, एक मिनट, ये टैक्सी में बैठ रहे, क्या खासदार पास गाड़ी नहीं थी क्या उस वक्त? आमदार के पास गाड़ी नहीं थी क्या? थी ना? फिर टैक्सी में छुप कर ये डीलिंग कर रहे थे होटल में, और टैक्सी में बैठ के दूसरी तरफ जा रहे थे, मीडिया वालों ने घेर लिया था। बताओ आगे। उधर मालेगांव के आमदार बैठे बाजू में। आगे ले। देखो टैक्सी में भाग गए हो हैं। आगे लो, आगे बताओ ना भैया। आवाज मत करो मेरे भाई, सुनन दो, सुनने के लिए लगाए। ये एक मिनट, जब एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने थे, ये एमआईएम के आमदार चुन कर आए थे। अब एमआईएम के आमदार को क्या उस वक्त जो एकनाथ शिंदे सीएम बने थे उनसे मिलने जाना चाहिए था क्या? अब उनके इंटरव्यू सुनो। नहीं सॉरी, ये विधान परिषद के ये वोट दे के बाहर लेकर ये वो सीन, मैं वाला बताऊं। वोटिंग हो गई है, क्या बताएंगे? ये टैक्सी के बाद का सीन है, दूसरे दिन का। वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है। हो जाएगा पाँच। सिर्फ इनको ही मास्क लगे, ले देखो सबको मास्क नहीं है, मीडिया वालों को भी। चल नेक्स्ट ले, नेक्स्ट ले, नेक्स्ट। एक मिनट, यानी वहां पर एकनाथ शिंदे जब चुन कर आए, यानी सीएम बने थे, हाउस था दूसरे दिन, और एक मिनट, हाउस था दूसरे दिन और वोटिंग थी स्पीकर की। ये हज का बहाना बना के निकल लिए। लेकिन सवाल ये है कि जहां पर शिवसेना बीजेपी के 5 स्टार होटल के अंदर एमएलए रुके हुए थे, तो ये एमआईएम के आमदार वहां क्या कर रहे थे और क्या? सुनो सिर्फ बात, आप बताओ। शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी हे आमदार आलेले होते। आपण निवडणुकीसाठी तयार राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहेत। मुझे हज के लिए जाना है। हज के बाद बनाया गया था। ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का काम हो और निकालने में आ जाए। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर हुए। मुझको आने में देर हुई, इसने कहा हाउस में तो नहीं था, मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरी मेरी रवानगी। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर। सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं। एक बात बताओ,
एमआईएम के अंदर सीएम साहब से क्यों बोलेंगे कि मैं कल हाजिर नहीं रहूंगा, आपके कान पे बात सटल मैंने जभी ना, तो बोलने का मतलब अगर मैं दूसरी पार्टी का आमदार है, जब मैं बीजेपी के शिवसेना के खिलाफ वोट मांगा हूं तो मैं उनसे मिलने क्यों जाऊंगा, मैं सीधा उसमें जाऊंगा। आगे बताओ, मालूम रहना चाहिए। उद्याला बहुमत असल्यामुळे त्यावर निर्णय नाही. तुमचे एक आमदार होते ते तटस्थ राहिले, त्यामुळे काय करणार? चलो आगे बताओ। मालेगावच्या राजकारणात उथल पुथल. एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल व गटनेते अब्दुल मलिक युनुस इसा यांनी शिवसेनेचे मंत्री दादा भुसे यांची घेतली भेट. 2 दिवसांवर असलेल्या महापौर उपमहापौर निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर एमआयएम व शिवसेना नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीमुळे राजकीय चर्चांना उधाण. दरम्यान एमआयएमचे आमदार मुफ्ती इस्माईल यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देणे टाळले. एक मिनट, ये दादा भुसे साहब शिवसेना के मंत्री हैं, शिक्षण मंत्री है मालेगांव के। अभी जो महापौर का चुनाव हुआ 3 महीना पहले, इस्लाम पार्टी का मेयर, समाजवादी का डिप्टी मेयर का फॉर्म हमने भरा। ये शिवसेना के दादा भुसे के पास 2 दिन पहले जाते, हम आपको वोट देंगे, आप उम्मीदवार खड़ा करो। बाद में इतना प्रेशर आया मुसलमानों का, जब जाकर ये तटस्थ रहे और हमने शिवसेना के सामने इलेक्शन जीता और हमने इस्लाम पार्टी की पहली मेयर बना। ये वो आगे लो, चलो उत्तरे दिली. मालेगाव महापालिका आगे नेक्स्ट ले चल, फटा टाइम कम। एमआईएम से आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद भाजपा आणि एमआयएमची युती झाली आहे. समितीच्या सभापती पदासाठी भाजपा आणि एमआयएमची एकमेकांना साथ मिळाली. एमआयएमच्या नगरसेवकाला मिळालं शिक्षण आणि क्रीडा समितीचं सभापतीपद. एमआयएमच्या 3, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या 2 आणि 3 अपक्ष नगरसेवकांच्या. ये अभी जो नगर पालिका के चुनाव हुए, ये अक्कलकोट, इधर से सब जहां जहां इनके चुनाव, ये बीजेपी और शिवसेना के साथ इन्होंने सत्ता में गए। चल ठीक है, ओके, टाइम कम है। मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा, बहुत मटेरियल है। अभी कुछ दिन बाद हम औरंगाबाद शहर में चौक के ऊपर सभा लेके बताएंगे सब। बोलने का मतलब ये सिर्फ मुसलमानों को धोखा देने का काम ये करते हैं। अब आप लोगों को इस शहर के आवाम को समझना है, महाराष्ट्र के आवाम को समझना है, और ये पार्टी का संगठन हम मजबूत करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। 10 बज चुके हैं, इसके लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और तमाम ही नए अहदेदारान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पार्टी को यहाँ पर मजबूत करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी पहली पोल सभा हुई है, आपने बहुत कम समय में धमाके करने का ये किया, कैसा देखते हैं कि मुसलमानों को ठगा गया है क्या? आज इस्लाम पक्ष की पहले कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, जो संगठन तंजीमी ढांचे को हम मजबूत करने के लिए यहाँ पर आए, और आज हमने पक्ष की जवाबदारी हमारे सभी साथियों को यहाँ पर दी है। और हमें विश्वास है कि औरंगाबाद में अभी तक विकल्प नहीं था। कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यहाँ पर संगठन नहीं था, और इसके लिए एमआईएम को लोग मजबूरी में उन्होंने वोट देने का काम किया, और आज विकल्प बन के हम यहाँ पर आए हैं। और इसीलिए मैंने आज यहाँ पर पोल कॉल किया हूँ कि एमआईएम ने महाराष्ट्र के नहीं, औरंगाबाद के नहीं, बल्कि देश के मुसलमानों को ठगने का ही काम किया है। उनसे समाज को कोई फ़ायदा नहीं है, विकास डेवलप की कोई बात नहीं होती, सिर्फ यहाँ पर जज्बाती बात होती है और ठगने का काम किया जाता है। और नगर सेवक पद के लिए, आमदार पद के लिए सिर्फ टिकट से पैसा लेके बांटना और धंधा व्यापार करने का उनका उद्देश्य है। अब डीसीएस मामले में जो है, एक तरफ एमआईएम दावा करती है कि हमने साथ दिया है वो लोगों का, और आप दूसरी तरफ दावा कर रहे हैं कि हम लोग साथ दे रहे हैं वो लोगों को। मैंने दावा नहीं किया, मैं आज खुद स्वयं, आज मैं खुद कोर्ट के अंदर, जिला कोर्ट के अंदर खुद हाजिर था। जो दानिश शेख है, जो प्रमुख आरोपी है, मेन आरोपी है, उसके तरफ से हमने वकील खड़ा किया, और आज मैं खुद हाजिर था। अब सवाल ये है कि दावा जिन लोगों ने किया कि हम मदद कर रहे हैं, तो क्या मदद करना किसको बोलते हैं? क्या वो जिला कोर्ट में आए? क्या उन्होंने उनकी तरफ से कोई मदद की?
वकील खड़ा किया, ये सीधा साफ है ना। हमने वकील खड़ा किया, हम वहाँ खड़े हैं, सीपी साहब से मिले, एसआईटी से मिले, पूरे सभी के परिवार के लोगों को हमने मिलाया, तो हम लीगल उनका मदद करने का काम कर रहे हैं। यहाँ के पालक मंत्री ने ये मांग की है कि इम्तियाज जलील को टीसीएस मामले में अटक किया जाए, तो आप क्या कहेंगे? सवाल ये है, ये टीसीएस प्रकरण नासिक का है और नासिक के ही 9 आरोपी उसके अंदर है और हम उनकी मदद करने के लिए वहाँ पहुँचे। औरंगाबाद के अंदर जो राजनीति होती है, ये मिली जुली जोड़ रहती है, उनकी मैनेज फिक्सिंग गेम रहता है। तुम इधर से बोलो, हम इधर से बोलेंगे, और ये कुछ होता नहीं है। सिर्फ मीडिया में दोनों धर्म के लोगों को सिर्फ लड़ाने के लिए राजनीति की जाती है। शहर में यह भी चर्चा है कि यमान को टारगेट करने के लिए इस्लामाबाद की शहर में दाखिल हुए। अगर वो अच्छा विकास करते, डेवलप करते, कौम को कुछ देते, तो हमको आने की जरूरत नहीं पड़ती ना। लोगों को ठगने का काम किया और इसके लिए आज हम सभी, ये सब एमआईएम में पहले थे, काम किया इन्होंने, एमआईएम को बढ़ाने का काम किया, इनको भी ठगा गया, शहर को भी ठगा गया, और हर बड़े टेंडर के अंदर ये मैनेज गेम करते हैं। यहाँ पर, यहाँ शहर का विकास, शहर का डेवलप कुछ नहीं होता। सर, आपके ऊपर आरोप लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी की आप बी टीम, यानी कि आपने उसके इशारे पे इस्लाम पार्टी का गठन किया, ऐसा आप पे आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे? मैं कांग्रेस पार्टी का आमदार था, कांग्रेस को मैंने रिज़ाइन करने 19 में कर दिया था रिज़ाइन। मैं एनसीपी में गया, उसके बाद मैंने उनको रिज़ाइन कर दिया और हमारा खुद का पक्ष स्थापन करके, खुद मेहनत कष्ट करके हमने पक्ष को खड़ा कर रहे हैं। और आप ये देखो कि मालेगांव शहर के अंदर एमआईएम सेकंड पे गया, 21 सीट आया, हमारा 35 सीट आया। तो जनता हमको कितना प्रेम करती, क्योंकि हम विकास करते, डेवलप करते। तो ये जो हम पे आरोप लगेगा, ये तो लगते रहेंगे, लेकिन हमारी उद्देश्य बिल्कुल साफ है, विकास, डेवलप, सभी समाज के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी की फिलहाल हवा चल रही है देश में, उसके फाउंडर औरंगाबाद से ही है या वाड़ू महानगर से, कैसा देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी को आप समर्थन देते हैं कि युवाओं की जेनजी की आवाज़ बन रही है? कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रमुख है, जो औरंगाबाद से उनका संबंध है, उनका आंदोलन मैंने जंतर मंतर पे भी देखा हूँ, और उनका मैंने कल ऊना का भी देखा हूँ, आज लखनऊ में उनका आंदोलन था। और जो आज देश के युवा है, जो नीट पेपर जो लीक हो रहा है, सीबीएसई के पेपर का लीक होना, ये जो युवा को रोजगार नहीं मिलना, एजुकेशन के लिए करोड़ों रुपए की फीस लेना, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ वो सड़क पर निकल रहे हैं, तो जरूर युवकों के लिए आवाज़ उठा रहे। वो कोई एक समाज, एक धर्म के लिए तो आवाज़ नहीं उठा रहे, वो युवक कोई भी धर्म, कोई भी समाज को, जो विद्यार्थी है, जो एजुकेटेड है, जो एजुकेशन लेना चाहता है, उनके लिए आवाज़ उठा रहे। बिल्कुल हमारा उनको पार्टिंबा है। सर, मेरे सवाल है, औरंगाबाद के अंदर छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद की लड़ाई लड़ी जा रही है, मेरा सवाल ये, इस्लाम पार्टी का समर्थन किसके है? कानून के हिसाब से छत्रपति संभाजी नगर को है कि औरंगाबाद को? दिल में औरंगाबाद बसा हुआ है, वो निकलने वाला नहीं है, वो कब्र में ही निकलने वाला है। अब सरकार ने बहुमत के आधार पर यहाँ के लोगों की भावना की कदर नहीं की गई। यहाँ के भावना के लिए उनको जवाबदारी थी कि वो ऑब्जेक्शन सजेशन मंगाते, यहाँ की जनता की राय लेते, उसके ऊपर हेयरिंग करते, कि जनता का पोल लेते। वो उन्होंने नहीं करते हुए सिर्फ को लादने का काम किया। लेकिन दिल से औरंगाबाद, ठीक है, पेपर पे है तो हम संविधान, ठीक है, विधिमंडल के अंदर पारित हुआ कायदा है, उसका भी सम्मान है, लेकिन दिल से तो कोई नहीं निकाल पाए। पार्टी को मजबूत करने का एजेंडा क्या है आपका शहर? हमारा एजुकेशन, तामीर व तरक्की, मुस्लिम समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अत्याचार जो होता है, जो अभी निदा खान जैसे प्रकरण के अंदर 9 लोगों को लव जिहाद का नाम दिया गया, हमको वो समाज जो दबा कुचला समाज है उनको उठाने का काम, ऐसे अनेक प्रश्न जो हमारे सामने आएंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य बिल्कुल साफ है कि हमको जातिवादी शक्तियों से लड़ना है और वो लड़ाई हमारी जारी रहेगी। और ये पक्ष की स्थापना, आपने अभी जितने भी पद बांटे ये सब शहर के हैं, जिले के हिसाब से ग्रामीण के आपके पास फौज कम गिर गई या अप्रोच हुआ नहीं आप सही ढंग से? हम छोटे लोग हैं, आज हमने यहाँ कदम रखा है, थोड़ा हमें भी वक्त दीजिए। हम पूरे
औरंगाबाद शहर की क्या बात करें, महाराष्ट्र के अंदर संगठन बढ़ेगा जब हम आपसे भेंट करेंगे। थैंक यू। सर, एक आखिरी सवाल है। सर एक आखिरी सवाल, महाराष्ट्र में मदरसे पे बुलडोजर चल रहे हैं और मसाजिद पे चले हैं, जो भी चले हैं, इसको इस्लाम पार्टी कैसी देखती है? आपकी भूमिका क्या है आने वाले हम समय? सरकार का निषेध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बांद्रा के अंदर मस्जिद पर बुलडोजर चलाया और अभी और कई जगह के ऊपर वो बुलडोजर चलाने का प्रयत्न करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर भी बुलडोजर मस्जिद पे चला, मदरसों पर चला और अनेक राज्यों के अंदर ये चल रहा है। ये बुलडोजर का राजकारण का हम निषेध करते हैं। हमारे पास अगर कोई ऐसा प्रश्न आएगा महाराष्ट्र के अंदर तो ज़रूर हम लीगल लड़ाई लड़ेंगे। मस्जिद, मदरसा हो, मंदिर हो, चर्च हो, बौद्ध विहार हो, हर धर्म, हर समाज का जो धर्म स्थल है, जो समाज हमारे पास आएगा, हम लीगल उनकी मदद करने का काम करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।